प्रिय छात्रों, कंपनी अधिनियम में हम अध्ययन कर रहे हैं कंपनी का निर्माण। निर्माण के अंतर्गत प्रथम अवस्था थी परिवर्तन अवस्था, उसका हम पिछले अध्ययन कर चुके हैं अभी इससे पहले वाले वीडियो में। अब दूसरी जो स्टेज है, जो स्थिति है कंपनी निर्माण की, वह है कंपनी का समामेलन एवं पंजीयन स्टेज या अवस्था। अब कंपनी का समामेलन करवाना है या इसका पंजीयन करवाना है, इसके लिए 4 बातें एक प्रवर्तक को करनी होती हैं। ये 4 बिंदु इसमें रहेंगे। पहला है प्रारंभिक तैयारियां करना, दूसरा समामेलन हेतु आवेदन करना एवं प्रलेखों की सुपुर्दगी करना, तीसरा रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाण पत्रों की जांच करना और चौथा है समामेलन का प्रमाण पत्र तथा कंपनी पहचान संख्या जारी करना। ये 4 स्टेज हैं, 4 बिंदु जो हैं, ये है कंपनी के समामेलन या पंजीयन करवाने के लिए आवश्यक हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रारंभिक तैयारियां क्या क्या हैं। प्रारंभिक तैयारी में सबसे पहला जो बिंदु है, जो चरण है, वो है कंपनी का प्रकार निर्धारित करना। कंपनी का प्रकार से यहाँ पर ये है कि कंपनी निजी क्षेत्र में निजी कंपनी स्थापित करनी है या एक व्यक्ति कंपनी स्थापित करनी है या सार्वजनिक कंपनी स्थापित करनी है। इसके अलावा कंपनी अंश पूंजी होगी या अंश पूंजी नहीं होगी, दायित्व सीमित होगा या असीमित होगा, जो भी जैसी भी स्थिति है वो यहाँ पर तय की जाती है कि कंपनी किस प्रकार की हमें बनानी है और पंजीयन करवानी है। उसके बाद में दूसरी बात जो तय करनी है वो है रजिस्ट्रार कार्यालय का स्थान निर्धारित करना। देखिए, कंपनी का जब तक समामेलन नहीं हो जाता, क्योंकि समामेलन के लिए कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है जहाँ पर कंपनी से व्यवहार करने वाले जो व्यक्ति हैं या जो बाहरी व्यक्ति हैं, वो किस एड्रेस पर या किस पते पर संपर्क करें, ये एक स्थान हर कंपनी का निश्चित होता है। तो यहाँ पर भी नवीन कंपनी का पंजीयन रजिस्टर कराने के लिए रजिस्टर कार्यालय के स्थान का नाम निश्चित करना होता है। यदि किसी कारण से रजिस्टर्ड कार्यालय के स्थान का निर्धारण अब तक नहीं किया जा सका है, तो कम से कम रजिस्टर्ड कार्यालय जहाँ स्थापित किया जाएगा उस राज्य के नाम का उल्लेख करना पड़ता है या उस राज्य का नाम तय करना होता है जिस राज्य में कंपनी का रजिस्ट्रेशन या पंजीयन करवाया जाएगा। कंपनी के पंजीयन होने पर पत्राचार हेतु रजिस्ट्रार को ये पता उपलब्ध होना आवश्यक होता है। इसके बाद में आता है प्रस्तावित संचालकों द्वारा पहचान संख्या प्राप्त करना। देखिए, कोई भी कंपनी जब स्थापित की जाती है या जो व्यक्ति कंपनी को स्थापित करता है, संचालक बनना चाहता है अथवा जो किसी प्रस्तावित कंपनी के संचालक के रूप में नियुक्ति को स्वीकार करने के लिए सहमत होता है, उसको संचालक पहचान संख्या प्राप्त करना होता है। इस हेतु वह व्यक्ति केंद्र सरकार के पास आवेदन करेगा और केंद्र सरकार आवेदन प्राप्ति के 30 दिन के भीतर उसे संचालक पहचान संख्या आवंटित कर देगी। तो ये जो संचालक कंपनी में संचालक बनना चाहता है, उसे संचालक पहचान संख्या लेनी होगी। उसके बाद में डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना। देखिए, आजकल कंपनियों के पंजीयन हेतु ऑनलाइन व्यवस्था है, ऑनलाइन आवेदन किया जाता है, ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं। तो ऐसे आवेदन फाइल करने हेतु डिजिटल सिग्नेचरों की आवश्यकता होती है। अतः प्रस्तावित कंपनी के प्रवर्तक या संचालक कंपनी सचिव को अधिकृत कर सकते हैं या किसी अन्य संचालक को अधिकृत कर देते हैं कि वो डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करेगा और उनको वेरिफिकेशन करवाएगा, उनको प्रमाण पत्र प्रमाणन करवाएगा। ये डिजिटल सिग्नेचर सभी डॉक्यूमेंट्स पर लगाया जाता, उपयोग में लिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है कंपनी के नाम का चयन एवं आरक्षण करना। कंपनी का पंजीयन करवाने के लिए कंपनी के नाम का निर्धारण किया जाता है और उसे केंद्रीय पंजीयन केंद्र रजिस्ट्रार
से उस नाम के बारे में बताया जाता है, और यदि वो नाम पंजीयन केंद्र के द्वारा वेरीफाई कर दिया जाता है तो वह कंपनी के लिए वह नाम आरक्षित कर दिया जाएगा। सामान्यतः एक बार नाम तय करने के बाद में 60 दिवस तक वह नाम आरक्षित रहेगा। इसके लिए कंपनी के प्रवर्तकों को एक आवेदन फॉर्म भरना होता है। उस आवेदन में निर्धारित शुल्क के साथ वो आवेदन जमा करवाना पड़ता है, जिससे कंपनी के एक जो तय किया गया नाम है उसका आरक्षण कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने कंपनी के नाम का वांछनीयता को निर्धारित करने वाले नियमों की अधिसूचित कर रखा है। इसे हम पार्षद सीमा नियम नामक अध्ययन में पढ़ेंगे कि नाम निर्धारण के लिए क्या क्या नियम बने हुए हैं और किस प्रकार के नाम हो सकते हैं, किस प्रकार के नाम नहीं हो सकते हैं। इसका एक गाइडलाइन कंपनी अध्ययन के अंतर्गत दी गई है, जो हम आगे पार्षद सीमा नियम में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है पार्षद सीमा नियम तैयार करना। कंपनी की प्रत्येक कंपनी को कंपनी का पंजीयन करवाने के लिए प्रवर्तकों द्वारा पार्षद सीमा नियम भी तैयार किया जाता है। अधिनियम की अनुसूची 1 में तालिका दी हुई है ABCD और E। ये विभिन्न प्रकार की कंपनियों के सीमा नियमों के प्रारूप हैं। प्रवर्तकों को अपनी कंपनी की प्रकृति के अनुरूप उचित तालिका के सीमा नियम के प्रारूप को ध्यान में रखकर अपना सीमा नियम तैयार किया जाना चाहिए। इसे तैयार करते समय प्रवर्तक अपनी कंपनी के प्रस्तावित कंपनी सचिव अथवा वकील या पेशेवर व्यक्ति की सेवाएं ले सकते हैं। तो सीमा नियम एक महत्वपूर्ण प्रलेख होता है कंपनी का, और उसे बड़ी सावधानी से तैयार किया जाता है, और सामान्यतः ये अपरिवर्तनीय प्रलेख माना जाता है, या इसमें बहुत मुश्किल से परिवर्तन होते हैं, तो इसे बहुत ही सोच समझ के तैयार किए जाते हैं। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कुछ तालिका दी हुई हैं, उनके आधार पर जो है कोई भी प्रवर्तक अपनी कंपनी के लिए सीमा नियम का निर्माण कर सकता है। सीमा नियम के बाद में देखिए, प्रत्येक कंपनी के लिए अंतर नियमों की भी आवश्यकता होती है। ये भी एक कंपनी का महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। ये कंपनी के प्रतिदिन के कार्य को संचालित करने के लिए, नियमित करने के लिए कुछ कंपनी के आंतरिक नियम होते हैं। कंपनी के अंतर नियमों में कंपनी के आंतरिक नियमों से संबंधित बिंदु इसमें लिखे जाते हैं। अंतर नियमों में सरकार द्वारा निर्धारित बातें भी सम्मिलित की जाती हैं। कंपनी अंतर नियम में परिवर्तन के लिए कुछ अधिक कठोर नियम भी इसमें दिए गए हैं। कंपनी अधिनियम की अनुसूची 1 की तालिका में F, G, H, I और J में विभिन्न प्रकार की कंपनियों के लिए अंतर नियमों के प्रारूप भी दिए हुए हैं। प्रवर्तक अपनी कंपनी की प्रकृति के अनुरूप इनमें से किसी एक उपयुक्त तालिका में दिए गए कंपनी के नियमों को स्वीकार कर सकते हैं। प्रवर्तक चाहें तो अपनी कंपनी के लिए अलग से अंतर नियम भी बना सकते हैं, अथवा अंशतः वो तालिका की जो गाइडलाइन है उसको, और अंशतः अपने संबंधित अंतर नियम बना करके इस तरह से मिला करके भी अंतर नियमों का निर्माण कर सकते हैं। जो मैंने आपको तालिका F, G, H, I, J में जो अंतर नियम के प्रारूप दिए हैं, ये किसी भी निजी कंपनी के अंतर नियमों का उल्लेख नहीं है। इनमें निजी कंपनी को अपने अंतर नियम स्वयं ही बनाने पड़ते हैं। तो ये जो तालिका में जो दी गई तालिकाएँ हैं अनुसूची 1 में, वो सामान्यतः सार्वजनिक कंपनियों के लिए है, और सार्वजनिक कंपनी अगर अंतर नियम अपना खुद नहीं बनाती है तो उस पर तालिका 1 का जो है एक नियम, अंतर नियम स्वतः ही लागू हो जाते हैं। इसमें भी अंतर नियमों को तैयार करते उसमें प्रवर्तक चाहे तो पेशेवर व्यक्तियों की सेवाएं ले सकते हैं, जैसे CA, CS या सोलिसिटर या कोई भी पेशेवर व्यक्ति जो इस तरह की सेवाएं देते हैं, उनकी सेवाएं चाहे तो कंपनी के प्रवर्तक ले सकते हैं अंतर नियमों को निर्माण करते वक्त। इसके बाद में प्रलेखों की रजिस्ट्रार से जांच करवाना। ये जो उपयुक्त जो प्रलेखों की हम चर्चा कर रहे हैं, उनके प्रारूप को रजिस्ट्रार के पास जांच के लिए भी भेजा जा सकता है। यदि उनमें कोई त्रुटियां हैं, कोई असंगति है, तो उन्हें दूर किया जा सके।
और समावेलन में किसी प्रकार की कठिनाई को रोका जा सके। अगर रजिस्ट्रार जांच कर लेता है और सही पाई जाती हैं या कोई त्रुटि है तो उसको दूर कर दिया जाता है, तो उसके बाद में सीमा नियम एवं अंतर नियमों का मुद्रण करवाया जाता है, यानी उनकी प्रिंटिंग करवाई जाती है, उनको छपाया जाता है। आजकल कंप्यूटर द्वारा लेजर प्रिंट के द्वारा ये कार्य किया जा सकता है। तो इस तरह से इनका मुद्रण करवा लिया जाएगा और मुद्रण के बाद सीमा नियम या अंतर नियमों पर जो सरकार के नियमानुसार जो भी स्टाम्प ड्यूटी लगती है, उस स्टाम्प को नियमानुसार उस पर लगा दिया जाएगा और उस पार्षद सीमा नियम और अंतर नियमों पर वो तिथि भी अंकित कर दी जाएगी जिस दिन वो मुद्रांक लगाई जाती है। उसके बाद में देखिए, पार्षद सीमा नियम पर अभिदाताओं के हस्ताक्षर होते हैं। हमने पहले भी चर्चा की है कि एक निजी कंपनी में कम से कम 2 अभिदाता, एक व्यक्ति कंपनी में 1 अभिदाता और सार्वजनिक कंपनी कम से कम 7 अभिदाता जो हैं वो कंपनी के पार्षद नियम पर हस्ताक्षर करेंगे। तो कंपनी जिस प्रकार की भी बनाई जा रही है तदनुसार उसी प्रकार से अभिदाताओं का एक खंड होता है जिनमें उनका नाम, पता, व्यवसाय विवरण दिया रहता है और वहीं पे उनके हस्ताक्षर होते हैं। अभिदाताओं के हस्ताक्षरों का प्रमाणन या वेरिफिकेशन कंपनी की सचिव के द्वारा किया जा सकता है या कोई भी अतिरिक्त व्यक्ति ये प्रमाणित करेगा कि अभिदाताओं ने हमारे समक्ष पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर किए। एक व्यक्ति कंपनी की दशा में नामांकित की सहमति प्राप्त करना। एक व्यक्ति कंपनी की अगर स्थापना की जा रही है तो कंपनी के सीमा नियम में मैंने पहले बताया था कि एक नॉमिनी का नाम लिखा जाएगा, वो ये आवश्यक है और ऐसा नॉमिनी सामान्यतः एक ही कंपनी का नॉमिनी हो सकता है, तो उसकी सहमति लेनी पड़ती है। उसकी सहमति भी इस प्रलेखों के साथ भेजी जाएगी। यदि एक व्यक्ति कंपनी में एकांकी सदस्य की मृत्यु या अनुबंध के अयोग्य हो जाता है तो हमने बताया था आपको कि नामांकित व्यक्ति स्वतः ही उस कंपनी का अभिदाता बन जाएगा। इसके बाद में कानूनी अपेक्षाओं की पूर्ति संबंधी घोषणा प्राप्त करना। देखिए, प्रवर्तकों को कंपनी का समावेलन करवाने के लिए कानूनी अपेक्षाओं की पूर्ति संबंधी घोषणा भी करनी होती है। प्रवर्तकों को इस आशय घोषणा प्राप्त करनी होती है कि कंपनी के पंजीयन तथा उसमें पहले की एवं उसके आनुषंगिक मामलों के संबंध में कंपनी अधिनियम के प्रावधान एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सभी औपचारिकताओं का पालन कर लिया गया है। ऐसी घोषणा को कुछ पेशेवर व्यक्तियों से प्राप्त की जाती है, यानी वो कंपनी की तरफ से कुछ प्रोफेशनल होते हैं, वो ऐसी घोषणाएं करते हैं जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है जो कंपनी के प्रारंभिक अनुबंधों के अंतर्गत तय किए गए हैं, या एडवोकेट हो सकता है, या ICWA का मेंबर हो सकता है, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट्स ऑफ इंडिया का मेंबर हो सकता है जो कंपनी के निर्माण से जुड़ा हुआ है। ऐसे व्यक्ति जो इस पर घोषणा करते हैं, ये कंपनी के संचालक, प्रबंधक अथवा कंपनी सचिव के रूप में नामांकित किया गया है ना, ऐसे व्यक्तियों को इसके लिए तय किया गया है, वो व्यक्ति इस तरह की घोषणा कर देंगे। नेक्स्ट, अभिदाताओं तथा प्रथम संचालकों के रूप में नामांकित व्यक्तियों से शपथ पत्र प्राप्त करना। अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो भी कंपनी का प्रथम संचालक बनता है या अभिदाता बनता है तो उन सब की लिखित सहमति आवश्यक होती है। तो कंपनी के प्रवर्तकों को कंपनी के सीमा नियम के प्रत्येक अभिदाता से तथा प्रत्येक उस व्यक्ति से जो कंपनी के अंतर नियमों में कंपनी के प्रथम संचालक के रूप में नामांकित किए जाते हैं, उन्हें ये घोषणा करनी पड़ती है। उस घोषणा में क्या होगा कि वो ये घोषित करेंगे कि वो कंपनी के निर्माण से संबंधित या प्रवर्तन संबंध से पहले कभी किसी भी अपराध के लिए दंडित नहीं किए गए हैं। पिछली 5 वर्ष की अवधि में या इस अधिनियम या पूर्ववर्ती किसी अधिनियम के अधीन किसी कंपनी में कपट या अपकरण यानी मिसफिशेंस अथवा कर्तव्य भंग का दोषी नहीं पाया गया है, या कंपनी के पंजीयन के लिए रजिस्ट्रार को फाइल किए गए सभी प्रलेखों में दी गई सूचनाएं सही एवं पूर्ण है। ये घोषणा, ये 3 चीज़ें उनके द्वारा
की जाती हैं तथा वे उसकी जानकारी एवं विश्वास के अनुरूप सत्य हैं। ये एक शपथ पत्र जो है वो इन अभिदाताओं से या जो भी नाम नॉमिनी होता है, नॉमिनी से या प्रथम संचालक जो होते हैं उनसे इस तरह की 3 तरह की जो शपथ है उनसे लेनी होती है, क्योंकि ये भी कंपनी रजिस्ट्रार्स के पास कंपनी के पंजीयन हेतु भेजे जाने वाले प्रमाण पत्रों में जाएगी। उसके बाद है अभिदाताओं का विवरण प्राप्त करना। प्रवर्तकों को अभिदाताओं को विवरण भी प्राप्त करना होता है। इनके विवरण में क्या होता है, उनका पारिवारिक नाम, निवास का पता, राष्ट्रीयता आदि सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त निर्धारित किया गया उनके परिचय का प्रमाण भी प्राप्त किया जाएगा। जो अभिदाता निगम निकाय के रूप में होते हैं, यानी जो व्यक्ति नहीं होते हैं, निगम निकाय अगर अभिदाता के रूप में है तो उससे संबंधित संबंध में निर्धारित किए गए विवरण भी प्राप्त किए जाएंगे। ये इस कंपनी अधिनियम के अंतर्गत ये नियम बनाया गया है। फिर है प्रथम संचालक को विवरण प्राप्त करना। प्रवर्तकों को अंतर नियमों में प्रथम संचालक के रूप में उल्लिखित व्यक्तियों के नाम के संबंध में विवरण प्राप्त करना होता है। इस हेतु उनमें से प्रत्येक का नाम, जाति, पारिवारिक नाम, पहचान संख्या, निवास स्थान का पता, राष्ट्रीयता आदि की विवरण प्राप्त करना होता है और वो विवरण उसमें रजिस्ट्रार के पास भेजा जाएगा। यानी जो लोग जिनका नाम कंपनी के अंतर नियमों में लिखा हुआ है उनकी सबसे घोषणा प्राप्त की जाएगी। इसी प्रकार से प्रथम संचालकों हितों का विवरण प्रवर्तकों को उन व्यक्तियों एवं फर्मों या निगम निकायों में हितों का विवरण प्राप्त करना होता है जिनका नाम कंपनी के अंतर नियम में प्रथम संचालक के रूप में लिखा गया है। उनका विवरण निर्धारित प्रारूप में प्राप्त करना होगा। यानी जो प्रथम संचालक हैं जिनका अंतर नियमों में नाम है, उनका यदि किसी भी अन्य फर्म में या किसी अन्य कंपनी में कोई हित है तो उसका विवरण भी यहाँ उनसे प्राप्त करना होगा। उसके बाद संचालकों की सहमति प्राप्त करना। प्रवर्तकों को उन व्यक्तियों की लिखित सहमति भी प्राप्त करनी होगी जो कंपनी के प्रथम संचालक बनने के लिए तैयार होते हैं, राजी होते हैं तथा जिनका नाम कंपनी के अंतर नियमों में लिखा हुआ है। ऐसी सहमति निर्धारित प्रारूप एवं रीति से प्राप्त करनी पड़ेगी। जो नियम दिया हुआ है धारा 7(1) में, ये इसका दिया हुआ है प्रोफॉर्मा, इसमें उस विवरण उनसे प्राप्त कर लिया जाएगा। फिर है संबंधित नियामक संस्थाओं से पंजीयन अथवा अनुमोदन कराना। कभी कभी क्या होता है, कंपनी ऐसे उद्देश्य के लिए स्थापित की जाती है जिसका पंजीयन अनुमोदन किसी संबंधित नियामक संस्था या भारतीय रिजर्व बैंक या सेबी से कराने की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी दशा में कंपनी के आवेदक या प्रवर्तकों को उस संबंधित नियामक जो संस्था है उससे भी अनुमोदन लेना होगा। ये संशोधन 2015 में कंपनी अधिनियम में किया गया है। अन्य कोई अनुबंध तैयार करना, यदि कोई और अनुबंध इससे संबंधित हैं तो वो भी कंपनी के प्रवर्तकों द्वारा तैयार किए जाएंगे समामेलन की शर्तों के अनुसार, और कंपनी के अंतर नियमों में उनको सम्मिलित करवाना चाहता है तो ऐसे नियम इसमें अनुबंध जो है वो तैयार किए जाएंगे। ऐसे अनुबंधों में प्रवर्तकों द्वारा किए गए सभी प्रारंभिक अनुबंध सम्मिलित किए जा सकते हैं। तो ये जो है ये समामेलन हेतु जो प्रलेख सुपुर्द करने हैं उन प्रलेखों को तैयार करना और सुपुर्द करना होता है। ये हो गया है प्रारंभिक तैयारियां। अब दूसरा, जब अपने सारी तैयारी कर ली है, सारी प्रपत्र तैयार कर ली हैं, सारी सहमति प्राप्त कर ली है, सारे नियमों के तहत जितनी भी प्रक्रिया है वो तैयार कर पूर्ण कर लिए हैं हमने, तो फिर इन प्रपत्रों को जो हमने तैयार किए हैं अभी, उन सभी प्रपत्रों को समामेलन हेतु आवेदन के साथ रजिस्ट्रार या जहाँ भी कंपनी का पंजीयन करवाना वहाँ प्रस्तुत किया गया। देखिए इस बार नियम ये है कि केंद्रीय सरकार के कंपनी मामलों के मंत्रालय, जिसको एमसी कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, ने नई दिल्ली में एक केंद्रीय पंजीयन केंद्र सेंटर रजिस्ट्रेशन सेंटर, जिसको CRC कहते हैं, की स्थापना की है, जिसका नियंत्रण इस केंद्र का रजिस्ट्रार करेगा। यानी वहाँ पे एक रजिस्ट्रार होगा, किसमें, एक केंद्रीय पंजीयन केंद्र में एक रजिस्ट्रार नियुक्त किया जाएगा। उसके नियंत्रण में ये केंद्रीय पंजीयन केंद्र काम करता है। जब तक इस केंद्र का प्रत्येक रजिस्ट्रार नियुक्त नहीं किया जाएगा तब तक
नई दिल्ली क्षेत्र का कंपनियों का रजिस्ट्रार इस केंद्र के प्रशासक कार्य करेगा। यदि किसी कारण से केंद्र का रजिस्ट्रार नियुक्त नहीं है या पद रिक्त है तो उनके स्थान पर उस क्षेत्र का जो भी कोई रजिस्ट्रार है वो उस केंद्रीय पंजीयन सेंटर CRC के रजिस्ट्रार का कार्य करेगा। केंद्रीय पंजीयन केंद्र जिसको CRC कहते हैं का कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष में है। ये केंद्र भारत में पंजीयन होने वाली सभी कंपनियों के नाम के अनुमोदन एवं उनके पंजीयन संबंधी प्राप्त होने वाले समस्त ई-फॉर्मों एवं संबंधित विषयों के निपटारे का कार्य करेगा। यह केंद्र 26 जनवरी 2016 से ही कार्य प्रारंभ कर दिया है। ये नया बनाया गया है। पहले प्रत्येक क्षेत्र में या राज्य में एक रजिस्ट्रार पंजीयन रजिस्ट्रार हुआ करता था, लेकिन अब ये केंद्रीय पंजीयन रजिस्ट्रार बना दिया गया है। और सामान्यतः आजकल ऑनलाइन प्रक्रिया ही होती है, तो सारी ऑनलाइन प्रक्रिया इसी केंद्र के द्वारा दी जाती है। नए नियमों एवं अधिसूचनाओं के अनुसार अब प्रत्येक प्रस्तावित नई कंपनी के प्रवर्तकों को कंपनी के नाम के अनुमोदन एवं कंपनी के पंजीयन हेतु केंद्रीय पंजीयन केंद्र के रजिस्ट्रार के पास ही आवेदन करना होगा। एक व्यक्ति कंपनी दशा में फॉर्म नंबर दिया हुआ है INC 2 तथा एक व्यक्ति कंपनी एवं धर्मार्थ कंपनी को छोड़कर अन्य कोई कंपनी है तो INC 7 नंबर फॉर्म है उसमें आवेदन करना होगा। और धर्मार्थ कंपनी की दशा में आवेदन INC 12 होगा। ये आवेदन फार्म शुल्क के साथ फाइल किए जा सकते हैं। तो ये सारे कागज़ जो है वो कहाँ दिए जाएंगे? CRC सेंटर पर रजिस्ट्रार को जमा करवाने के, जो अभी अपन ने प्रारंभिक तैयारियों में सारे ये प्रलेख जो है तैयार किए। कंपनी समावेशन के लिए जो आवेदन दिया जाएगा उसके साथ कुछ निम्नलिखित कुछ और प्रलेख भी प्रस्तुत करने होते हैं। ये हम अगले क्लास में अगले अध्ययन में बताएंगे। धन्यवाद।